तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछली मीटिंग में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि आपको डोमेन बताना है y इक्वल टू 1/ln ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x। आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। अब जरा अपना आंसर मैच करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका डोमेन बताना है। मैं फिर से फंक्शन लिख रहा हूँ 1/ln ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x। आपको इसका डोमेन बताना है। तो यहाँ पे कितने रिस्ट्रिक्शन दिख रहे हैं? एक लॉग का रिस्ट्रिक्शन, एक कॉस इनवर्स का रिस्ट्रिक्शन और एक डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन। एक भी रिस्ट्रिक्शन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लॉग का रिस्ट्रिक्शन, कॉस इनवर्स का रिस्ट्रिक्शन एंड डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन, एक भी रिस्ट्रिक्शन मिस नहीं होना चाहिए। ओके देन अब एक काम की बात समझिए कि जब कभी भी ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ग्रेटेस्ट के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ, स्पेशली साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स, तो आप हमेशा इसका आउटपुट एनालाइज करिए कि इसका क्या क्या आउटपुट हो सकता है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड आउटपुट होते हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स। इसके बहुत ही लिमिटेड आउटपुट होते हैं, तो उन लिमिटेड आउटपुट्स के लिए आप इसका डोमेन चेक कर सकते हो कि ये पूरा फंक्शन कब कब डिफाइन होता है। जैसे भाई आपको अभी पता है ना कि कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से पाई। इसका आउटपुट हमेशा 0 से पाई होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स का क्या क्या आउटपुट हो सकता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स, या अगर 0 से पाई के नंबर का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या क्या आउटपुट हो सकता है बताइए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 3.14 है ना, पाई मैक्सिमम 3.14। इसके बाहर इसका आउटपुट नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहां से क्या पॉइंट समझे कि अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स स्पेशली इनके ऊपर, बाकी और भी आप देखना आगे, अगर इनके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हो तो आप पहले इसके आउटपुट को एनालाइज करिए कि इसका क्या क्या आउटपुट हो सकता है। और वो कैसे एनालाइज होगा पता है? वो इसकी रेंज से एनालाइज होगा। अच्छा कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई के बीच में है तो इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा तो ये 0 1 2 3 ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे रिस्ट्रिक्शन को ध्यान रखिएगा। चलो लॉग का रिस्ट्रिक्शन, लॉग का रिस्ट्रिक्शन ये है कि इसका इनपुट इनमें से चूज करिए, 0 नहीं होना चाहिए, रिजेक्ट करिए। डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये इसकी वैल्यू आप 1 रखते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स x की, तो ये ln 1 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको भी निग्लेक्ट करिए। 2 और 3 के लिए कोई इश्यू नहीं है ना। 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। लॉग भी डिफाइन होगा, डिनोमिनेटर भी डिफाइन होगा, और ये cos इनवर्स तो आपने डिफाइन करके ही इसको लिया है। तो यहां से हमें पता चला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x की वैल्यू 2 एंड 3 दोनों हो सकती है। तो अगर इसकी वैल्यू 2 एंड 3 दोनों हो सकती है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो cos इनवर्स x है वो कहां से कहां बिलोंग कर सकता है। 2 से लेकर के 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो इसलिए 4 तक, 4 पे ओपन ऐसे लिखोगे ना, क्योंकि अगर 4 से कम हुआ cos इनवर्स x तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा और 3 हो सकता है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसके अपर लिमिट को ध्यान रखिएगा। इसका खुद का अपर लिमिट है, इसकी रेंज को ध्यान रखिएगा। जैसे cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, तो लोअर लिमिट 0 से बड़ा होना चाहिए और अपर लिमिट पाई से कम होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ना आप इस इनपुट को या इस रेंज को थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिए कि ये इस रीजन से तो ठीक है कि cos इनवर्स x आपका 2 से 4 दिख रहा, लेकिन बिकॉज ऑफ रेंज ऑफ cos इनवर्स x ये 4 तक तो जा ही नहीं सकता। आपका जो cos इनवर्स x है वो 2 से लेकर के और पाई तक जा सकता है, इसके बाहर ये जा ही नहीं सकता। cos इनवर्स अपनी रेंज के बाहर नहीं जा सकता। जैसा मैंने बताया था, रेंज पे केयरफुल रहोगे तो गलती होने का चांस नहीं रहेगा, रेंज पे मिस करोगे तो गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा रेंज पे आपने केयरफुल, आप यहाँ पे केयरफुलनेस दिखाई कि इसका रेंज जो है वो 0 से पाई होता है। तो अपर लिमिट को हमने इसकी करेक्ट किया, ये पाई से ऊपर था तो उसको हमने वापस अंदर ले आ दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगर cos इनवर्स x 2 से पाई तो cos लोगे अगर तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू cos पाई जो है वो कितना हो जाएगा, -1, और cos 2 दोनों साइड में क्लोज्ड ब्रैकेट है। तो इसलिए आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू
-1 to cos 2। क्लियर? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आप जल्दी से कर लीजिए और फिर मुझे इसका बताइए तो जरा डोमेन। फाइंड डोमेन ऑफ 1 अपॉन y इक्वल टू, कर लीजिए y इक्वल टू 1 अपॉन पूरे पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है ln ऑफ cos इनवर्स x। तो इस बार ln ऑफ cos इनवर्स x पूरे पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है और आपको इसका डोमेन बताना है। अगेन गुड क्वेश्चन, करिए जल्दी से। देखिए क्या आ रहा है, किस तरीके से आएगा। यहाँ पे कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर से वही लॉग का रिस्ट्रिक्शन, कॉस इनवर्स का रिस्ट्रिक्शन एंड डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन। एक भी रिस्ट्रिक्शन मिस नहीं होना चाहिए। अब आप यहां से एनालिसिस करिए कि भाई इसका लिमिटेड आउटपुट आएगा, तो इसलिए इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी लिमिटेड आउटपुट आएगा। तो इस लिमिटेड आउटपुट के लिए पहले हम डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ये हमारा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास आया कि भाई हमारा डिनोमिनेटर ln ऑफ cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके सारे रिस्ट्रिक्शन लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ln ऑफ cos इनवर्स x दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू, इरेज करके वापस लिख देता हूं, दैट मस्ट नॉट बिलोंग्स टू, कर दीजिए दैट मस्ट नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, 0 to 1। क्योंकि अगर ये 0 से 1 बिलोंग किया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा और फिर ये डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन फेल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर ln ऑफ cos इनवर्स x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1, तो आप बोलोगे कि cos इनवर्स x डज नॉट बिलोंग टू क्या, cos इनवर्स x डज नॉट बिलोंग टू, लॉग हटाएंगे, लॉग हटाओ तो कैसे हटेगा, ये बेस होता है, इधर पावर होता है, तो बेस e की पावर 0 1 और e की पावर 1 e। ठीक, cos इनवर्स के रेंज को एक बार वेरीफाई कर लीजिए। cos इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है और ये सारा का सारा 0 से पाई आता है, तो अच्छी बात है। तो यहां से मैं पता चला कि cos इनवर्स x डज नॉट बिलोंग टू 1 to e। ठीक है, तो यहां से x डज नॉट बिलोंग्स टू, अब cos इनवर्स cos हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो cos e से cos 1 पे क्लोज, cos e पे ओपन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर गया। तो x इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आप cos इनवर्स का खुद का रिस्ट्रिक्शन देखिए। cos इनवर्स का खुद का रिस्ट्रिक्शन है कि इसका इनपुट -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो -1 से 1 के बीच में पूरा लेना है, बस ये नहीं लेना है। तो फाइनल आंसर जरा देखिएगा, x बिलोंग्स टू, -1 से 1 में ये नहीं लेना है। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, -1 से लेकर के cos e कर दीजिए। cos e, देखो x डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो इसमें ओपन है अगर cos e में, तो यहाँ पे cos e पे क्लोज्ड हो जाएगा। डज नॉट बिलोंग और बिलोंग्स में इंटरवल का साइन बदल जाता है ना, और वैसे भी एनालिसिस करोगे तो ये बोल रहा है कि x cos e जो है तो हो सकता है, x डज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, इसमें cos e नहीं आ रहा है, इसका मतलब x cos e हो सकता है। तो इसलिए cos e हो सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे cos e पे क्या लगाया, क्लोज्ड लगाया। -1 हो सकता है कि नहीं, यस, cos इनवर्स -1 जो है वो पाई आता है, और ln पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, या ln पाई जो भी आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी आएगा कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा और वो वेल डिफाइंड होगा। तो इसलिए आप इसको जो है तो वो ले सकते हो, है ना। ln वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिफाइन होगा, इसलिए आप इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे क्लोज्ड आएगा यूनियन। ln वाला कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि cos इनवर्स हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना 0 से पाई के बीच, तो ln ऑफ दिस हमेशा डिफाइंड होगा। डिनोमिनेटर का हमने पहले केयर कर ही लिया है, बस एक पॉइंट को छोड़ करके ये हमेशा डिफाइंड होगा। cos इनवर्स x 0 से पाई होता है ना, यहाँ पे देखिए, तो ln हमेशा डिफाइन होगा, ln हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए वेल डिफाइन होगा, बस 0 पे छोड़ के, जहां पे cos इनवर्स x 0 होता है। और cos इनवर्स x 0 पता है कब होगा, x इक्वल टू 1 पे, तो 1 पे मत लेना, बाकी सब ठीक है। यूनियन आपको लेना है cos 1 से 1, जैसा मैंने बताया 1 नहीं लेना है,
क्योंकि ये 0 हो जाएगा, फिर ln डिफाइन नहीं होगा, एंड cos 1 पे यहाँ पे क्लोज्ड है, इसलिए यहाँ पे आपका ओपन आएगा। सो दैट बिकम्स द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, आसान तो नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको इसका डोमेन बताना था। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको सॉल्व करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू 0 इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यूज बतानी है। ठीक, तो जो अप्रोचेस मैंने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस की हैं उसको ध्यान में रखते हुए पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके ना x की वैल्यूज बतानी है। अभी मैंने आपको पीछे क्या सिखाया था कि जब कभी भी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगे ना, तो बिकॉज ऑफ रेंज ऑफ साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स हम बोल सकते हैं कि इसके लिमिटेड आउटपुट्स आएंगे। तो उन लिमिटेड आउटपुट्स के लिए आप चीजों को एनालाइज करिए। अब देखो, साइन इनवर्स x कहां से कहां के बीच वेरी करता है, -π/2 से π/2 के बीच। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से कहां के बीच, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, -π/2 से π/2 के बीच साइन इनवर्स x वेरी करता है। ठीक, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से कहां तक वेरी करेगा, π/2 है 1.57, ये -1.57, तो -1.57 से रिलेटेड का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो -2, -1, 0 एंड 1, ये 4 वैल्यू हो सकती है। कॉस इनवर्स का रेंज है 0 से पाई, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3। ठीक है, बस ये 4 आउटपुट हो सकते हैं। अब देखो दोनों का सम 0 हो रहा है, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों 0 हो जाए, एक पॉसिबिलिटी है कि ये -1 एंड ये 1 हो जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये -2 एंड ये 2 हो जाए। तो 3 पॉसिबिलिटी है, इन तीनों पॉसिबिलिटी को करना है और तीनों का यूनियन लेना है। यूनियन क्यों, क्योंकि दोनों 0 हो जाए, या फिर दोनों, या फिर एक -1 एक 1 हो जाए, या फिर एक -2 एक 2 हो जाए। तो सिंस या फिर लग रहा है, या फिर ये हो जाए, या फिर ये हो जाए, या फिर ये हो जाए, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इसलिए हमें सारे सॉल्यूशंस का यूनियन लेना है। ठीक है, आप कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिए। केस 1, केस 1 लेते हैं, दोनों 0 हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू 0 एंड लगेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू 0, दोनों साथ साथ 0 हो जाए। तो दोनों 0 हो जाए तो इसलिए हमने बीच में क्या लगाया, एंड मतलब जो भी आएगा हमें उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स x 0 है तो साइन इनवर्स x विल बिलोंग टू 0 to 1। ठीक, अब यहाँ पे रेंज का ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब कभी भी ऐसे आए ना तो आप इसकी रेंज का ध्यान रखना। साइन इनवर्स का -π/2 से π/2, ये आपके इंटरवल के अंदर आ रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। सो x बिलोंग्स टू, साइन ले लीजिए, साइन लेने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, साइन 0 0 और ये साइन 1। ठीक, एंड इस पे cos इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये भी 0 से पाई में आ रहा है। सो x बिलोंग्स टू, इस बार cos लोगे, cos इनवर्स हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, और cos 1 आ जाएगा पहले, और cos 0 विच इज 1 आएगा बाद में। अब दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं ये सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। ऐसे तो नंबर लाइन से आप लेते हो, लेकिन बेटर रास्ता ये है कि जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना है तो ध्यान से देखिए, अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना है तो ध्यान से देखिए कैसे लेते हैं। देखो, लोअर लिमिट का मैक्सिमम लीजिए, लोअर लिमिट का क्या लीजिए, मैक्सिमम,
और अपर लिमिट का आप क्या लीजिए, मिनिमम। अगर सोचिए, अगर आप दो इंटरवल हैं और अगर आप अपर लिमिट का मिनिमम लेते हो और लोअर लिमिट का आप क्या लेते हो, मैक्सिमम लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको वही इंटरवल मिलेगा जो इन दोनों में है। लो अपर लिमिट का क्या लिया आपने, मिनिमम, लोअर लिमिट का क्या लिया आपने, मैक्सिमम, तो जो इंटरवल आता है वो दोनों में आता है। ठीक है, तो हम सीधे लिखते हैं, देखिए, तो इंटरसेक्शन में हमें मिला x बिलोंग्स टू लोअर लिमिट का मैक्सिमम 0 और cos 1 में कौन सा बड़ा है, cos 1, अपर लिमिट का मिनिमम, तो अपर लिमिट का मिनिमम क्या मिलेगा, sin 1, एंड sin 1 पे भी ओपन, cos 1 पे भी ओपन, तो दैट इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट केस। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। लेकिन ये पता, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि cos 1 sin 1 से छोटा है। अगर cos 1 sin 1 से छोटा नहीं हुआ तो फिर ये गलत हो जाएगा, फिर इनका कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा। क्योंकि जब कभी भी ऐसे लिखते हैं ना इंटरवल, तो छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में आता है। और अगर आपने इस तरीके से किया ना कि लोअर लिमिट का मैक्सिमम, अपर लिमिट का मिनिमम, फिर इंटरसेक्शन लिया, एक बार चेक कर लेना कि ये वाला इससे छोटा होना चाहिए, नहीं तो मतलब ये गलत आ रहा, मतलब इनका इंटरसेक्शन फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो cos 1 और sin 1 में कौन सा बड़ा है, ये फिर से मैं आपको एक रफली कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं, कैसे आप कंपेयर करते हो वैल्यू। तो इसके लिए ना मैं 0 से π/2 में cos और sin का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। 0 से π/2 में आप cos और sin का ग्राफ ड्रॉ करो। इक्वल कहां पे है, π/4 पे। यस, तब देखना है आपको cos ऑफ 57 डिग्री एंड sin ऑफ 57 डिग्री, इन दोनों में देखना है। तो यहां से आप ग्राफ से देख सकते हो 57 डिग्री यहाँ पे आगे कहीं पे आएगा, और यहाँ पे cos छोटा होता है, sin बड़ा होता है। तो cos 57 लेस देन sin 57, इसलिए ये इससे छोटा है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए आपका ये फर्स्ट केस का आंसर हो गया। नाउ कम टू सेकंड केस। सेकंड केस लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin इनवर्स x जो है वो -1 हो जाए, एंड लगेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x भी -1 हो जाए, दोनों -1 हो जाए। ठीक, नहीं सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin इनवर्स x जो है वो क्या हो जाए, -1 हो जाए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x +1 हो जाए, है ना। तब जाकर के इन दोनों का सम 0 आएगा, -1 + 1, तब जाके इन दोनों का सम 0 आएगा और इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। चलो इसको देखते हैं। यहां से आप बोलोगे sin इनवर्स x बिलोंग्स टू -1 to 0। sin इनवर्स के रेंज में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन लोगे, इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, साइन ऑफ -1 हो जाएगा -sin 1, साइन ऑफ 0 हो जाएगा 0। यहाँ पे cos इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 to 2, cos इनवर्स की रेंज में आ रहा है। cos इनवर्स हटाओगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, तो जब इसको देखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, cos इनवर्स x बिलोंग्स टू 1 to 2 आएगा, क्योंकि अगर cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है तो ये क्या होगा, 1 से 2 के बीच होगा। अब अगर आप cos हटाते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, तो cos 2 पहले आ जाएगा और cos 1 बाद में आएगा। cos 1 पे क्लोज्ड होगा और cos 2 पे ओपन होगा। दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए उसी रूल से, अपर लिमिट का मिनिमम लीजिए, अपर लिमिट का मिनिमम। तो 0 और cos 1 में छोटा कौन सा है, ऑब्वियसली 0। cos 1 cos 57 ये तो बड़ा है, इसलिए अपर लिमिट का मिनिमम लीजिए, लोअर लिमिट का मैक्सिमम लीजिए। तो -sin 1 एंड cos 2 में कौन सा बड़ा है, ये देखना पड़ेगा ना, ये देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है। लोअर लिमिट का आपको मैक्सिमम लेना है। तो देखिए इन दोनों में अगर चेक करना है तो आप इसको डिग्री में बदलिए, लगभग ये लगभग आएगा cos 114 डिग्री, और ये है -sin 57 डिग्री। और एग्जैक्टली आपको कंपेयर करना है तो इसको अब साइन में बदल दो,
तो साइन में आप इसको क्या लिख सकते हो, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 24, तो कॉस 90 प्लस 24 हो जाएगा माइनस साइन 24, एंड यहाँ पे माइनस साइन 57। अब बताइए कौन सा बड़ा है? अच्छा, साइन 24 बड़ा है, साइन 57 बड़ा है? आपको पता चला साइन 57 बड़ा है 24 से, तो दोनों साइड में माइनस लगाओगे तो इनइक्वालिटी बदल गई, ये बड़ा है, माइनस साइन 24 बड़ा है माइनस साइन 57 से, मतलब ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। तो यहाँ से आपको पता चला कि cos 2 बड़ा है माइनस साइन 1 से, इसलिए जब लोअर लिमिट का मैक्सिमम लोगे तो आपको मिला cos 2 से 0, और cos 2 0 से छोटा है, सो दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन, और ये सेकेंड केस का आंसर हो गया। इसी तरीके से हम लोग थर्ड केस में आते हैं, लास्ट केस में आते हैं। तीसरा केस क्या, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x जो है ये -2 हो जाए, एंड लगेगा, फिर से इंटरसेक्शन लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स x जो है ये +2 हो जाए। ठीक है, तो -2 और 2 का सम जो है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -2 और 2 का सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -2 से -1, लेकिन साइन इनवर्स का रेंज याद रखिएगा, -π/2 से नीचे नहीं जा सकता, -π/2 मतलब -1.5 से नीचे नहीं जा सकता। तो इसको ना रेंज को आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, रेंज को करेक्ट कर लीजिए। जनरली पता है सबसे लास्ट वाले केस में ही बाउंड्री आती है, इसी में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होता है, बाकी में दिक्कत नहीं आती। जैसे इसमें बाउंड्री 3 नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस रेंज को करेक्ट किया और ये हमारे पास, हमने इसको कर लिया कि भाई ये -π/2 से -1 के बीच ही हो सकता है। और जब x लोगे ना, साइन लोगे जब दोनों साइड का, तो आपका इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं करेगा, तो साइन -π/2 -1 हो जाएगा, और ये साइन ऑफ -1 कितना हो जाएगा, -sin1। ओके, देन इसको करते हैं। देखिए यहां से आएगा cos इनवर्स x बिलोंग्स टू 2 to 3, cos लोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, cos इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो cos 3 से cos 2 पे क्लोज आएगा, cos 3 पे ओपन आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आएगा x बिलोंग्स टू लोअर लिमिट का मैक्सिमम, तो लोअर लिमिट का मैक्सिमम -1 और cos 3 का मैक्सिमम cos 3 ही होगा। -1 सबसे छोटी वैल्यू है ना cos और sin में जो भी है, तो ये -1 और cos 3 में जो है इसमें मैक्सिमम cos 3 होगा, ओपन लगाइए। और अपर लिमिट का मिनिमम, तो अपर लिमिट cos 2 और -sin1, ये तो कंपेयर कर चुके हो, तो इसमें मिनिमम कौन सा है, -sin1, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -sin1। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बशर्ते कि एक चीज और चेक करनी पड़ेगी, इसको रफ को अलग कर देते हैं, बशर्ते कि cos 3 जो है ना -sin1 से छोटा हो, तो ये चेक करना पड़ेगा। तो -sin1 तो इतना है, -sin57, cos 3 कितना आएगा, डिग्री में चेंज करो, तो ये आएगा आपका 171 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 171। तो 171 को अगर आप साइन में बदलोगे तो ये आएगा 90 + 81, तो -sin81 आएगा लगभग, है ना, -sin81 आएगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा, -sin81 या -sin57। यहाँ पे आपको पता है sin81 बड़ा होता है sin57 से, अगर आप माइनस लगा दोगे तो -sin81 छोटा हो जाएगा -sin57 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये cos 3 जो है ये -sin1 से छोटा है, ये इससे छोटा है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो इन तीनों का यूनियन आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो तीनों का यूनियन ले लीजिए, तीनों का यूनियन आपके पास आएगा, चलो cos कहीं से भी लिख लो, cos 3 से -sin1 यूनियन आपका आएगा cos 2 से 0 यूनियन cos 1 से sin 1, and that becomes the final answer of this equation। थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा।
सीखने वाली बातें यहाँ पे बहुत सारी हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से ना हम लोग साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स पे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। काफी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप इतने क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो आप साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन को पैकेज में भी बड़ी आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। इसके बाद अब हम दूसरे ग्राफ्स की ओर बढ़ते हैं। कौन सा? टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। अब मैं ना इनमें सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करूंगा और हम कुछ भी नहीं करने वाले। एक तो वैसे भी आपके नए सिलेबस से भी हटा हुआ है, लेकिन फिर भी सिंस बाकी जगह पे जरूरत पड़ती है इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। आईआईटी में बिल्कुल पूछा जा सकता है, अभी अभी कोई श्योर मान के मत चलिए, लेकिन हाँ उतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। उसका मेन रीजन ये है कि उस पर क्वेश्चन बनता नहीं। क्वेश्चन साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स पे बनता है, इसलिए मैंने उसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करके काफी सारे क्वेश्चन कराए। उन पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, इसलिए हम सिर्फ ग्राफ स्टडी करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है वो कौन सा ग्राफ होगा? वो ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है, साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया। अगला ग्राफ हम लोग को तीसरा ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू tan इनवर्स x का, ठीक है। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? y इक्वल टू tan इनवर्स x का। अब इसका ग्राफ मैं आपको फिर से थोड़ा समझा करके ड्रॉ किए देता हूं, और फिर इसके बाद जो बचे हुए ग्राफ है मैं उनको डायरेक्टली ड्रॉ करूंगा, ठीक है। डायरेक्टली ध्यान रखिएगा। तो tan इनवर्स x जो है दैट इज इनवर्स ऑफ tan x, और tan x का ग्राफ आपको पता है, मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूं। tan x का ग्राफ बनाया ना, -π/2 और π/2 एसिम्प्टोट बनते हैं। बेसिकली इसमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 एसिम्प्टोट बनते हैं। इस तरीके से आगे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यस, तो tan का ग्राफ देखिए आप सभी ने ड्रॉ किया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद इस तरीके से ग्राफ आता है, इधर भी ऐसे ग्राफ आता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आपको वो इंटरवल चूज करना है f इज डिफाइंड फ्रॉम, ताकि ये 1 1 ऑन 2 हो जाए, ताकि इसका इनवर्स निकाला जा सके। तो 1 1 बनाने के लिए आप ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चूज करिए, और ऑन टू बनाने के लिए कोडोमेन इक्वल टू रेंज कर दीजिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो आपका ये पूरा भी है, देखो ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ये वाला भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये वाला भी। लेकिन आप कौन सा लोगे? ओरिजिन के नियरेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आप सिर्फ इसको चूज करिए, सिर्फ इसको चूज करिए, ठीक। इसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये 1 1 है, और हम इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि f इज डिफाइंड फ्रॉम -π/2 to π/2 ओपन ऑन बोथ साइड, ओपन ऑन बोथ साइड। देखो यहाँ पे ओपन क्यों? क्योंकि π/2 और -π/2 पे एसिम्प्टोट बन रहा है, से ऑल रियल नंबर। अगर हमने किया तो ये -π/2 से π/2 में 1 1 है, और इसका कोडोमेन इक्वल टू रेंज है ऑल रियल नंबर, तो ये ऑन टू है, ये 1 1 ऑन टू है, हेंस ये इन्वर्टिबल है। अब रही बात इसके इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। ग्राफ बनाने के पहले हम इसका डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। टेल मी व्हाट इज इट्स डोमेन। देखिए इनवर्स का और फंक्शन का, ये फंक्शन है f(x = tan x), इनवर्स का और फंक्शन का डोमेन और रेंज बदल जाते हैं। तो इसका रेंज ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन हो जाएगा, और इसका डोमेन -π/2 to π/2 इसका रेंज हो जाएगा। -π/2 to π/2 ओपन ऑन बोथ साइड, ये इसका रेंज हो जाएगा और ये इसका डोमेन हो जाएगा। देखिए डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि tan इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। बेसिकली कोई रिस्ट्रिक्शन क्रिएट नहीं करता, ये सारे इनपुट के लिए डिफाइन होता है। हाँ रेंज नई बात है, रेंज ध्यान रखिएगा,
इसका रेंज होता है -π/2 to π/2 ओपन ऑन बोथ साइड। ये रेंज किससे मिलता जुलता पता है? ये साइन इनवर्स की रेंज से मिलता जुलता है। साइन इनवर्स का रेंज था -π/2 to π/2 क्लोज्ड ऑन बोथ साइड, और tan इनवर्स का है -π/2 to π/2 ओपन ऑन बोथ साइड। तो इसलिए साइन इनवर्स और tan इनवर्स की प्रॉपर्टीज भी आपस में मिलती जुलती रहेंगी, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि रेंज ही सारी चीजों को कंट्रोल करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, तो साइन इनवर्स और tan इनवर्स का रेंज मिलता जुलता है, इसलिए साइन इनवर्स और tan इनवर्स का जो प्रॉपर्टी होगा वो भी मिलता जुलता रहेगा। अब चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहले मैं इसकी रेंज ड्रॉ कर देता हूं, -π/2 से π/2 इसका रेंज है, तो ग्राफ इसके बीच में ही रहेगा। ठीक है, इसके बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। ये ठीक, और अब हम लोग y = tan इनवर्स का ग्राफ उसी टेक्निक से ड्रॉ करते हैं। क्या टेक्निक बताई थी कि इसको y एक्सिस, इसको x एक्सिस अपने मन में मान लो, थोड़ा तिरछा हो जाओ। ये हमारा मान लो कि ये हमारा क्या है, y एक्सिस, ये x एक्सिस है, और tan का ग्राफ ड्रॉ कर दो। ये अगर आपने इसको x एक्सिस माना तो x एक्सिस पे π/2 पे एसिम्पटोट बनाता है, तो ये π/2 है, ये -π/2 है, और tan का ग्राफ देखिए ऐसे जाता है, और निगेटिव साइड में कुछ ऐसे जाएगा। तो देखिए ये जो ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ y = tan इनवर्स x। रेंज याद रखिएगा, -π/2 to π/2 ओपन ऑन बोथ साइड होता है, साइन इनवर्स से मिलता जुलता। और ये भी कैसा फंक्शन है, ये भी एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। दिख रहा है कैसा फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है। मतलब tan इनवर्स लगाते समय या हटाते समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, और रेंज निकालने के लिए भी आप उसी तरीके से यूज करते हैं। ठीक, तो ये था आपका y = tan इनवर्स x का ग्राफ। नेक्स्ट आपके पास आता है फोर्थ ग्राफ, y = cot इनवर्स x का ग्राफ। cot, ठीक, अब इसमें मैं विदाउट एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं सीधे ग्राफ ड्रॉ करता हूं। पहले इसका डोमेन देखिए, इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगा जस्ट लाइक tan इनवर्स। इसका रेंज सुनिएगा मेरी बात, ठीक, देखिए tan इनवर्स का रेंज -π/2 π/2 ओपन ऑन बोथ साइड साइन इनवर्स से मिलता जुलता था, तो cot इनवर्स का रेंज 0 से पाई ओपन ऑन बोथ साइड cos इनवर्स से मिलता जुलता रहेगा। इसलिए ना cot इनवर्स और cos इनवर्स की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर रहेगी। क्लियर? अब इसको ध्यान में रखते हुए अब आप ग्राफ बना दीजिए। तो रेंज जो है वो क्या बनाना है, 0 से पाई। तो पाई पे लाइन बना देते हैं, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, बाउंड्री बनाना जरूरी है। अब देखिए 0 से पाई, ये π/2 भी मार्क कर देते हैं, ये हमारा π/2 है, और ये क्या है आपका पाई है। अब ग्राफ ड्रॉ करने की वही टेक्निक अपनाइए कि ये आपका अपने मन में इसको y एक्सिस, इसको x एक्सिस मानिए, और cot का ग्राफ ड्रॉ करिए। अगर ये y एक्सिस माना ना तो cot 0 पे एसिम्पटोट बनाता है, π/2 पे 0 बनाता है, और पाई पे cot पाई जो है वो -∞ की ओर जाता है। तो इन सारी बातों को जब ध्यान में रखोगे और ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा। इसका y = cot इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलेगा। इसका रेंज है 0 से पाई, और ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना? एक ऐसा फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसके बाद देखिए दो ग्राफ और हैं, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सीधे ड्रॉ कर दूंगा, और फिर जो है तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आते हैं। तो चलिए इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।